कॉफी की कीमत कितनी 10 रुपए लगी है, तो वो उपभोक्ता किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कॉफी की तरफ। हेलो, आपके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं कीमत प्रभाव, जो हेडिंग है, यह कीमत प्रभाव हमने जो कुछ भी अभी तक मांग की अवधारणा में, मांग से संबंधित चैप्टर में जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा है, उन सब का सार तत्व तो बोल सकते हैं कीमत प्रभाव। क्योंकि कीमत प्रभाव को अगर हमें जानना है तो मांग से संबंधित जो कोई भी टॉपिक हुए, चाहे मांग किसे कहते हैं, वस्तु के कौन से प्रकार है, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, सामान्य वस्तुएं क्या होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती है, पूरक वस्तुएं क्या होती है, मांग का नियम क्या है, ये सभी टॉपिक यहाँ पर बेसिक के रूप में काम करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैप्टर को या इस चैप्टर के जो भी पार्ट्स हैं उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो उन सभी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप इजी वे से उन तक पहुंच सकें। उन वीडियो को पहले जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि वो बेसिक्स क्या है। और आज जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कीमत प्रभाव, वो आपको अच्छा समझ में आ सके। ठीक है, कीमत प्रभाव मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर जो कीमत के कारण जो मांग में परिवर्तन आ रहा है, वही कीमत प्रभाव होगा। पर यह कीमत प्रभाव किस कारण से एक्टिवेट हो रहा है, मतलब इस प्रभाव के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। हम यहाँ पर दो बातें लेते हैं, जैसे कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती या बढ़ती। हम एक उदाहरण लेते हैं, पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं उदाहरण के साथ से, फिर इन टॉपिक को समझने की टॉपिक्स क्या हैं। हम शुरुआत में एग्जांपल लेते हैं, माना कि एक उपभोक्ता है, ठीक है, ये आपके सामने उपभोक्ता है, हमने इस उपभोक्ता को बनाया है। हंसता हुआ उपभोक्ता अच्छा लगता है हमेशा, तो हमने अपने को हंसते हुए उपभोक्ता को लिया है और हमने माना है कि 1000 रुपया नहीं 10,000 रुपये हमें ले लेते हैं कि 10,000 रुपये प्रति माह उसकी आय है। ठीक है, 10,000 रुपये प्रति माह उसको आय के रूप में मिलते हैं। अब वो एक्स वस्तु का उपभोग करता है, एक्स को हमने ले लिया सपोज दूध। ठीक है, एक्स वस्तु का उपभोग करता है और उस पर महीने के 1000 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है, यानी वो दूध पर अब 1000 रुपये महीने के खर्च कर रहा है। और इस स्थिति में अब यदि इस दूध की मतलब एक्स की कीमत जो वो डबल हो जाए, मतलब जो एक्स है वो डबल हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो दूध की कीमतें वो बढ़ जाएगी, दूध की कीमतें बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये जो खर्चा है, अब खर्चा कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। क्यों? क्योंकि कीमतें डबल हो गई है, तो खर्चा भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और 2000 रुपये यहाँ पर खर्च करने होंगे। ये कंडीशन होगी भाई, एक्स की कीमत मतलब दूध की कीमतें स्थिर है, और इस स्थिति में अब यदि कीमतों में परिवर्तन होता है, कीमतें बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो उस पर आने वाला खर्चा जो पहले 1000 रुपये था वो भी डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। अब यदि दूसरे अन्य खर्चों पर, जैसे कि बच्चों की फीस, राशन पानी, किराया, मकान का राशन पानी हो गया, लाइट का बिल हो गया, या फिर बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सभी जो अन्य खर्चे जो आवश्यक होते हैं, अगर उनमें वो कटौती कर सकता है तो चाहे 2000 रुपये खर्च करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यदि वह अपने बजट में चेंज नहीं कर सकता है, 1000 रुपये से अधिक वो खर्च नहीं कर सकता है, उसे 1000 रुपये ही खर्च करने होंगे उस वस्तु पर, दूध पर, तो उस दिन क्या होगा, जितनी मांग थी उस मांग को आधा करना होगा, ये करना होगा ना, तभी तो उसका खर्चा 1000 रुपये रहेगा। यानी यदि 2000 रुपये का बिल उसे आधा करना है, तो क्या करना होगा, अपनी जो भी मांग थी एक्स वस्तु की, उस मांग को भी वह आधा कर देगा, उसमें तो डिवाइड कर देगा, आधा कर देगा। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो उस स्थिति में मांग में कमी हुई। और मांग का नियम ये बताता है, पता है हमें, मांग का नियम पढ़ चुके हैं। और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उस स्थिति में वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग का नियम बताता है, यानी विपरीत संबंध को बताता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होगी, कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी। यह मांग का नियम है, हम पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पर तो हमने उदाहरण लिया है जिसमें देखा है कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो उसकी जो खरीदने की क्षमता थी वो स्थिर थी, वो कम हो गई। पहले जितना खरीद पा रहा था वो उतना नहीं खरीद पाएगा, आधा ही खर्च पाएगा, आधा ही खर्च कर पा रहा है। उसकी जो वास्तविक आय है वो कम हो गई, 10,000 रुपए हैं वो तो फिक्स है, उसकी वास्तविक आय मतलब उसकी जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो गई और उसने मांग को कम कर दिया। ये कीमत प्रभाव, यानी ये कहलाता है यहाँ पर
आय प्रभाव है कीमत प्रभाव का एक पार्ट है। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं इसको आय प्रभाव। तो आय प्रभाव क्या हो गया? आय प्रभाव उस दशा को व्यक्त करता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन, देखा हमने परिवर्तन हुआ, पहले कितनी थी उससे डबल हो गई, परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है, जितना पहले खरीद सकता था उतनी क्षमता उसके नहीं रहती है, हो जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। ये अभी हमने देखा कि बजट डबल हो गया तो वो बजट को डबल नहीं कर सकता है, खर्चा डबल नहीं कर सकता है, बजट से 1000 रुपये रखना है तो वस्तु की मांग को आधी करेगा और उस स्थिति में वो कीमत बढ़ने पर मांग में कमी कर देगा। एक तो ये कारण हुआ, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर जैसे कि चाय और कॉफी को लेते हैं। कॉफी और चाय दोनों कौन सी वस्तुएं हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं। वो हम क्या है वो डिटेल में सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। तो जब क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, जैसे कि हम चाय और कॉफी दोनों को लें, हम यहाँ पर कॉफी को भी लेते हैं और चाय को भी लेते हैं, ठीक है, दोनों स्थापन वस्तु प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अब यदि कॉफी की कीमतों में कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफी कीमतों में परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव हमें किस पर देखने मिलेगा? चाय की मांग में, या तो चाय की मांग बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये होता है। जैसे कि एक उपभोक्ता लेते हैं, यहाँ पर भी एक उपभोक्ता को लेते हैं, ठीक है, और ये उपभोक्ता भी थोड़ा सा मासूम सा है, दिखता है सामने आपके, थोड़ा सा हेल्दी है, पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो कॉफी का उपभोग करता है, ठीक है। अब सपोज कॉफी की प्राइस, जो कॉफी का उपभोग कर रहा है, कॉफी की प्राइस पहले से बढ़ जाए, कॉफी की कीमतें पहले से बढ़ जाए, तो क्या होगा? वो सोचता है कि आप चाय के बजाय कॉफी नहीं पी, मतलब कॉफी के बजाय आप चाय पिए, क्योंकि उसे लगता है कि अब कॉफी ज्यादा महंगी है, उसमें ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि कॉफी की कीमतें बढ़ गई है और उसका बजट फिक्स है। तो दिन के 5 कॉफी में पीकर 3 कॉफी पिएगा, बाकी 2 चाय पिएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कॉफी की प्राइस जब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर चाय की जो मांग है वो बढ़ जाती है, और चाय की मांग बढ़ेगी, क्या होगा? कॉफी की जो मांग है, डिमांड फॉर कॉफी, कॉफी की जो मांग है वो घट जाएगी। तो बीच में क्या कारण बन रहा है? यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तु बन रही कि जब कॉफी की कीमतें बढ़ी उस स्थिति में उसकी प्रतिस्थापन वस्तु जो चाय है उसकी मांग बढ़ गई और उपभोक्ता ने कॉफी की मांग को कम कर दिया। और ये जस्ट उल्टा चलता है इसमें कि सपोज अगर कॉफी की कीमतें घट जाएं, ठीक है, और उस स्थिति में क्या होगा? जो उपभोक्ता चाय का उपभोग करते थे वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर चाय की जो मांग है वो घट जाएगी और कॉफी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर कारण क्या बन रहा है? चाय की मांग कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी प्रतिस्थापन वस्तु कॉफी की कीमतें यहाँ पर कम हो गई। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ या घट जाती है, उसके कारण उस वस्तु की मांग में भी कमी वृद्धि हो जाती है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, हम देख रहे हैं किसी वस्तु की कीमत में, कौन सी? चाय, होने पर उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर उसकी स्थानापन्न वस्तु कौन सी? सॉरी, किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर कॉफी की कीमत परिवर्तन हो रहा है, होने पर उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर उसकी स्थानापन्न वस्तु चाय वस्तु की अधिक मांग या कम मांग करता है, तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। कैसे काम करता है वो हमने आप वीडियो में देख लिया। तो कुल मिलाकर जब कीमत बदलती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय भी बदलती है, साथ साथ प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ पर काम करता है, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो कहलाता है कीमत प्रभाव। मतलब कीमत परिवर्तन होने पर आय प्रभाव भी हावी होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी हावी होता है। दोनों प्रभाव के कार्यकरण के कारण जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कीमत प्रभाव कहलाता है। आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, देख रहे हैं आप, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के सम्मिलित रूप से कार्यकरण को कीमत प्रभाव कहते हैं। जैसे कि कीमत प्रभाव क्या हो गया? कीमत बढ़ने पर मांग घटी, कीमत घटने पर मांग बढ़ी। इन दोनों के पीछे क्या काम कर रहे हैं? एक तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट बढ़ रही है, दूसरा उपभोक्ता प्रतिस्थापन वस्तु की तरफ या तो शिफ्ट हो रहा है या उस वस्तु से इस वस्तु की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों कार्यकरण कैसे कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर काम करते हैं, इसको समझते हैं। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, इन दोनों को हमने डिटेल में समझ लिया कि दोनों क्या है। अब हम इन क्या करेंगे, इन दोनों को, इस कीमत प्रभाव को समझते हैं क्या है। जैसे कि हम कॉफी की कीमत को लेते हैं, कोई उपभोक्ता है, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, कुल उसके पास 100 रुपए हैं,
वो कॉफी का उपभोग करता है और कॉफी की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ कॉफी, वो है 20 रुपया। क्लियर? तो इस स्थिति में दिन की कितनी कॉफी पी पाएगा वो? सॉरी, 100/20, 100/20 करेंगे, 5 कॉफी वो दिन की पीता है। अब यदि इस स्थिति में जो कॉफी की कीमत है वो घट जाए, कॉफी की कीमत घट के रह जाए सिर्फ, अब यदि कॉफी की कीमत घट के रह जाती है सिर्फ 10 रुपया, तो उस स्थिति में क्या होगा? पहले के बराबर 5 कप पीने के लिए उसको कितने रुपए चाहिए? 5 × 10 कितने? 50 रुपए। उसके पास थे कितने? 100 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना रहा? 50 रुपए। यानी उसके पास अब कितना पैसा बच रहा है? 50 रुपया। यानी उसके खरीदने की क्षमता, उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। कब? जब वस्तु की कीमत कम हुई। हमने यहाँ पर बड़ा हुआ माना था, यहाँ पर हमने वस्तु की कीमत को कम कर दिया, तो 50 रुपए उसके पास बच रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या कर सकता है वो कि 5 कप कॉफी की मांग और कर सकता है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से जो कप है उस हिसाब से कॉफी जो अब 5 कप एक्स्ट्रा पी सकता है दिन के। तो इस स्थिति में जहां पहले वो 5 पी पा रहा था, अब हम माने तो क्या कर पाएगा? 100/10 कितना? 10 कप वो उपभोग कर सकता है। क्यों? उसकी खरीदने क्षमता पहले से बढ़ गई है। तो एक तो ये आय प्रभाव कैसे हुआ? उसके पास 100 रुपए थे, 20 रुपए कॉफी की कीमत थी और उस कंडीशन में 5 कप पी पा रहा था। अब यदि कॉफी की कीमत घटकर 10 रुपए हो जाती है, उस स्थिति में से 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 50 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उन एक्स्ट्रा 50 रुपए से 5 कप और पी सकता है। तो कुल मिलाकर अब वो 100 रुपए में 10 रुपए का डिवाइड करेंगे तो 10 कप चाय मांग कर सकता है। यानी जब कीमत में कमी हुई तो उसने मांग में वृद्धि की, क्योंकि उसकी वास्तविक आय यहाँ पर बढ़ गई, पहले से वास्तविक आय बढ़ी। ये तो के बाद सपोज अब हम माने कि यहां पर कॉफी की कीमत 20 रुपया थी, अब घटकर कितने रह गए? वो 10 रुपया। तो जो उपभोक्ता चाय का उपभोग कर रहे थे, ठीक है, यानी ये जो उपभोक्ता पहले चाय का उपभोग कर रहा था, ठीक है, अब जब कॉफी की कीमत कम हो गई, कॉफी की कीमत कितनी? 10 रुपए रह गई है, तो वो उपभोक्ता किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कॉफी की तरफ। चाय के उपभोग को छोड़ देगा, कॉफी की तरफ बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो चाय की मांग थी, यानी जहां पहले वो 5 कप के साथ कुछ कप चाय भी पीता था, 5 कप कॉफी के साथ कुछ कप चाय भी पीता था कॉफी के साथ, अब वो 10 कप कॉफी के साथ हो सकता है कि चाय का उपभोग और कम कर दे, और हो सकता है कि वो अब 12 कप कॉफी पिए दिन भर। हो सकता है कोई उपभोक्ता पीते हैं, बहुत सारे हर घंटे कॉफी पीते हैं, हर आधे घंटे कॉफी पीते हैं। आप कहेंगे सर पागल हो गए, क्या बात है कि उपभोक्ता को दिन भर कॉफी पिला रहे। हमने आपको माना है, हो सकता है इसके आधी घंटे से 6 कप ले लें, 4 कप ले लें, 3 कप ले लें। हमने एक आपका एग्जांपल लिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन आता है तो या तो उसकी वास्तविक आय बदलती, इसका मांग बढ़ाता है, या फिर जब कीमत बदलती है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापन वस्तु को उपभोग छोड़ उस वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या फिर कीमत परिवर्तन होता है तो प्रतिस्थापन वस्तु इसको छोड़ प्रतिस्थापन वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो आई होप आपको जो ये टॉपिक हमने आज समझे हैं आपको अच्छे समझ में आएंगे। शॉर्ट रिकैप लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कीमत प्रभाव क्या है, मांग की अवधारणा का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही हॉट सवाल क्वेश्चन है, एग्जाम जनरली पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। क्लियर? तो कीमत प्रभाव क्या है? आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के सम्मिलित कार्यकरण को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। सम्मिलित कार्यकरण कैसे है वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद यदि आपको एग्जाम में आय प्रभाव पूछते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि आय प्रभाव उस दशा को व्यक्त करता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है, परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वो कैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल समझा था। फिर प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की अधिक या कम मांग करता है तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। वो भी हमने यहाँ पर देख लिया चाय कॉफी के हिसाब से, ठीक है। और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड इफेक्ट कैसे काम करता है, किस प्रकार से दोनों मिलकर आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों मिलकर यहाँ पर कैसे काम करते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझा और देखा। एग्जाम्पल लिया, 20 रुपए लिया, फिर उसको घटाकर 10 रुपए किया, तो फिर कैसे आय प्रभाव काम कर रहा है और कैसे उपभोक्ता चाय का उपभोग छोड़कर कॉफी की तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे यहाँ पर उसने कॉफी की मांग को और बढ़ाया। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने
पूरा चैप्टर जो है मांग की अवधारणा इसको पूरा कंप्लीट किया। अब हम शुरू करेंगे मांग की लोच। इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है मांग की लोच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ मानते हैं मगर टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक जरूर करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आते हैं कैसा लगा कैसा नहीं लगा और क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स चाहते हैं, तो वो भी आप, और आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स की, डायग्राम्स की, जो डायग्राम बना चुके हैं वो अच्छे से आप बनाएं। और अगर आप चैनल में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप बिना दिक्कत के अच्छे से टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।